बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सदीक आपके साथ। काफ़ी सारी अच्छी खबरें पिछले हफ्ते भी शेयर की थी और आज भी आगाज़ करते हैं अच्छी खबरों से। यूएई के हवाले से बात करें तो यूएई ने माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे जो भी दायर गैर में उनके इनके इसमें देश में बस रहे हैं, चाहे वो जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हो, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से, वो उन्होंने हर वो सहूलत अपने इन वासियों को दी है जिसके वो हकदार हैं। और आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें और स्प्रेड होती जा रही हैं। माशाल्लाह से अच्छी बात करें तो वीज़ों के हवाले से बड़ी आसानियाँ कर दी हैं। और पहले गोल्डन वीज़ा स्टार्ट किया, फिर ग्रीन वीज़ा पे चले गए, फ्रीलांसर पे चले गए, और अब माशाल्लाह जो रिस्ट्रिक्शंस थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, आने के लिए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ख़त्म हो रही है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब नॉमिनल सी हैं और वो भी इंशाल्लाह बड़ी कम अरसे में इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होकर हम लोग इंशाल्लाह वापस बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे। अब भी फ़्लाइट्स पाकिस्तान से आ रही हैं, लोग आना जाना शुरू हो चुके हैं, विज़िट वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ साथ यूएई की बड़ी काबिज़, यूएई की बड़ी एक खुशखबरी हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि ग्रीन वीज़ाज़ के इन्होंने इजरा शुरू कर दिया, उसके साथ साथ फ्रीलांसर वीज़ाज़ का इजरा शुरू कर दिया। और फिर गोल्डन वीज़ाज़ तो पहले से ही लोग एप्लीकेशंस दे रहे थे और काफ़ी सारे लोगों को गोल्डन वीज़ाज़ भी मिल चुके हैं। तो ये सारी वो ख़बरें हैं जो कि यूएई के हवाले से उन्होंने हर उस शहरी के, हर उस रहने वाले के लिए, यहाँ के बासियों के लिए उन्होंने कर दी, और हमारे लिए बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं। और जैसे कि बता रहा था कि पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के जिक्र चल रहा है, उस पर भी लास्ट टाइम हमने बात की थी। और क्या होने वाला है वीवीआईपी प्रोटोकॉल, उसके अलावा से क्या क्या मराहत हमें मिलने वाली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें तो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करें तो काफ़ी अरसे से हम लोग इंतज़ार में थे कि कब हमें कोई खुशखबरी सुनाई जाती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे लीडरों की तरफ से, जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। और हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और हमारी दुआएं भी इस वक्त उन सब के साथ हैं जो कि इन सारी काविशों में बराबर के शरीक हैं। प्रोग्राम परदेसां दे रंग की बात करूँ तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ बुलंद की और हमेशा करता रहा है, शुरू से लेकर आज तक। K2 TV के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप देखें तो आपको पता चलता रहेगा कि हर लम्हा बलम्हा की खबरें ओवरसीज़ के हवाले से, चाहे वो अपने देश में रहते हों, इस वक्त गए हों, या वहाँ के रहने वाले हों, या पाकिस्तान से बाहर हों, तो हर जगह पे एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता रहा है K2 टेलीविज़न अपने सारे पाकिस्तानी को, जहाँ पे आके वो अपनी आवाज़ हमें सुनाते हैं और हम उनकी आवाज़ बन के अपने लीडरों तक या जो भी इदारे होते हैं जहाँ तक ज़रूरी होता है हम लोग आवाज़ पहुँचाते हैं। परदेसां दे रंग की खुसूसी बात कि हर हमने उस टॉपिक को लेकर फिर उसके हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से प्रिपरेशन करते हैं, अपने उन गेस्टों को ढूंढते हैं जो कि इस काबिल होते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं हर उस फील्ड में, उनको बुलाते हैं और अपने साथ बिठा के आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए हम उनको लेके आते हैं। आज के प्रोग्राम की बात करूँ तो आज ही बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मेरे साथ हैं। मैं बात करूँ सबसे पहले फरमान हैदर साहब हैं, अबू धाबी से स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाएँ। कराची से इनका ताल्लुक़ है और पिछले तकरीबन 40 साल, जी सुने तो बड़ा एक लंबा सा अरसा लगता है, और सारी ज़िंदगी अगर कहें तो हमारी तो उम्रें भी इतनी अभी नहीं पहुंची है। 40 साल से वो परदेश में हैं और परदेश में रहते हुए क्या क्या खिदमात इन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए सरअंजाम दी हैं, ये मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनूंगा, क्योंकि बड़े मेरे पास इनके अप्रिसिएशन जो अगर देखा जाए तो मेरे पास इनकी हैं, जो कि डिस्कस करूँगा आगे जाके प्रोग्राम में। फरमान हैदर साहब, बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अबू धाबी से स्पेशल ज्वाइन किया इस प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से दूसरे मेरे जो मेहमान हैं वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, काफ़ी अरसे से अपनी काफ़ी उन्होंने ज़िंदगी के लम्हात, साल जो मैं बात करूँ तो उन्होंने अपनी इस सहाफ़त को दी है, सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो भी मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। अंसर अकरम साहब, आपका भी मशकूर हूँ कि आपने भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल टाइम निकाला। थैंक यू सो मच कि आपने इस प्लेटफॉर्म को हमारे लिए मुहैया किया और हम लोगों के साथ, बल्कि K2 TV के जो व्यूवर्स हैं उनके साथ हम बात कर सकें। और जो है परदेसां दे रंग, दिस इज़ वेरी अमेजिंग वर्ड और बड़ा अच्छा नाम है, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि परदेशों से जुड़ी प्रॉब्लम हम लेके आते हैं तो वाकई में परदेसां दे रंग की जो रंग हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो वो आप रंग लेके आते हैं, हमारे गेस्ट फरमान साहब और इस तरह से बाकी गेस्ट लेके आते हैं। नाजरीन, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं हमेशा की तरह से। आप कॉल कीजिए हमें, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें, हमारे एक्सपर्ट आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। प्रोग्राम शुरू करते हैं। फरमान साहब, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि 40 साल का एक बहुत बड़ा अरसा हमें बताइए कि क्या आपने ऊंच नीचे सारे 40 साल में देखें परदेश में, 40 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, आप अपनी ज़ुबानी बताइए हमें। जी, नाम मेरा फरमान हैदर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पावर हाउस में जॉब करता हूँ जी। और उस ज़माने शेख ज़ैद बिन नयान थे यहाँ के प्रेसिडेंट जी, उनके दौर में हम आए थे यहाँ और उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी। हम यहाँ इमारात में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत है जी, क्योंकि बाबा शेख ज़ैद ने पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जी, और जैसा कि पता है कि उनकी एक जो वाइफ है वो पाकिस्तान रहीम या खां से हैं। जी बिल्कुल। तो अक्सर हमको उनके साथ जाना पड़ता था
ठीक है। और मैं उनका पर्सनल फोटोग्राफर भी हूँ जी। और आज का शेख खलीफा का फोटोग्राफर भी हूँ और मैं एम्बेसी अच्छे से हमारा ताल्लुक़ है जी। और प्रोटोकॉल में जितने लोग भी आते जाते हैं मैं उनके साथ होता फोटोग्राफी करता हूँ। ठीक है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे यहाँ 40 साल हो गए जी। मेरे 3 बेटी 1 बेटा है और माशाअल्लाह। मेरे सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं माशाअल्लाह। एक बेटी ने अच्छा पोजीशन उठाया उसको गोल्ड वीज़ा मिला उसको माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे सब माशाल्लाह हैं और मैं खिदमत कर रहा हूँ लोगों के लिए जो परदेश में लोग आते हैं, जो लोग अक्सर लोग जेलों में बंद हैं किसी केस की वजह से, पाकिस्तानी की वजह से, कुछ लोग के वीज़ा का प्रॉब्लम है, कुछ लोग की जॉब ख़त्म हो गई है, कुछ की डेड हो गई है, डेड बॉडीज़ को मैं भेजता हूँ। ये खिदमत मेरी है। सबसे बढ़कर आप एक सोशल वर्कर हैं सबसे पहले, बाकी प्रोफेशंस, बाकी आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बाद में। सोशल वर्कर जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि माशाल्लाह से दुखी इंसानियत के साथ आप खड़े हैं हर लम्हा। ये मैं भी जानता हूँ, मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता है माशाल्लाह से। उसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ़र माशाल्लाह से शेख जायद के साथ रहना एक मैं से कहता हूँ कि एजाज़ से कम नहीं है कि कोई पाकिस्तानी अगर इस लेवल तक पहुँचता है, कोई जाके गवर्नमेंट ऑफिशल्स के लिए अगर दुबई में उनके साथ है तो अभी माशाल्लाह ये पाकिस्तान का एक चमकता सितारा हैं आप। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि किसी तारीफ़ के भी आप मोहताज नहीं है। तो उसके अलावा आप बताएं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर और फिर फोटोग्राफर और फिर साथ में सोशल वर्कर, ये 5 काम करता हूँ। अच्छा। मैं वो वाहिद आदमी हूँ 5 काम करता हूँ, मेहनत करने आया हूँ मैं यहाँ। ठीक। मैं जब 80s में जब आया तो कुछ भी नहीं था, सहरा था जी। अपने सामने मैं इस इमारत को बनते देखा। ठीक। इस मुल्क में जन्नत कहता हूँ। बिल्कुल ऐसा है। इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है जी। यहाँ ना कोई बम फटा, ना गोली चली, ना कोई कत्ल हुआ। ठीक। ऐसा मुल्क जन्नत हुआ ना। और जन्नत को तजवीज़ देता हूँ। जब भी मैं इस मुल्क में आया था सिर्फ 2 साल के लिए। जी। मेरी वालिदा ने हमको 2 साल के भेजा, बेटा जाओ 2 साल के जाओ। आज मैं 40 साल रह गया क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर में बच्चे महफूज हैं यहाँ। बिल्कुल ऐसा। और उसके अलावा भी मेरी जो अपनी एक्टिविटीज़ है, लोगों के साथ जो काम करता हूँ, जैसे शेख खलीफा है, शेख मोहम्मद है, शेख लुबना, शेख सैफ, शेख मंसूर, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। ठीक। और ये बहुत ही अच्छे इंसान है जी। हकीकत में मैंने इमारात के लोगों को देखा है दुनिया से बेहतरीन, अच्छे अखलाक के मालिक, अच्छे वो, और हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अंसर साहब, आप सर माशाल्लाह सहाफ़त से जुड़े हैं, हर खबर पे आपकी नज़र होती है, लम्हा ब लम्हा हमें बखबर रखते हैं। आप पहले अपने बारे में बताइएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं सवाल जवाब। सर मेरा जो सहाफ़त का जो सफ़र है वो तकरीबन 2000 से स्टार्ट हुआ। बेसिकली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, मैंने ग्राफिक्स में टॉप किया हुआ है। और सहाफ़त जो है वो मेरा पैशन है। मैंने क्योंकि बहुत जो है वो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो तजिया नगार हैं, जो कालम नगार हैं, मैंने उनको बहुत शौक़ से पढ़ा भी है और देखा भी है, सुना भी है। और ये मेरा पैशन जो है वो एक मेरे प्रोफेशनल में चेंज होता गया। और 2009 में मैं यहाँ पर यूएई में आया और सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं अपने बिज़नेस को स्टेबल करूँ, क्योंकि जो बेस होती है वो अगर मजबूत हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लोग आपको तभी सुनेंगे जब आप उस काबिल होते हैं। तो फिर मैंने बाकायदा जो 3-3.5 साल पहले मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया और इस बात का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि लोग कितना मुझे लाइक करेंगे। बिल्कुल ऐसा। मैंने स्पेशल जो मेरा विज़न था वो यही था कि मैं यूथ को, क्योंकि यूथ जो है और जो हमारे जो सीनियर सिटीज़न और यूथ में एक बहुत बड़ा गैप है और वो गैप इन तमाम चीज़ों की अक्कासी करता है कि या तो हम बड़े जो हैं वो टाइम नहीं दे पाए और बच्चों की जो फीलिंग्स हैं, या बच्चों को हमने सिर्फ जस्ट यही सोचा कि यार ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, जैसे फरमान साहब ने अभी बात की है, तो हम उनको पहले ही टारगेट्स दे देते हैं। तो मैंने जब यूथ के साथ अपने आप को उनके साथ एक अपनी बॉन्डिंग की, अपने साथ उनके साथ मैं मिला, उनके साथ बात की, तो अमेजिंग उनकी जो जज्बात हैं। देखिए, तालीम शऊर देती है, तालीम आपको सोसाइटी में मुकाम देती है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए एक बेहतर मुकाम पैदा करती हैं, उनके अंदर की फीलिंग्स होती। तो स्पेशल मैंने जब यूथ को लिया यहाँ पे, उनके मसाइल उनके ऊपर मैंने डिस्कस की और उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिकल जमातों को यहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्व किया, उनके ऊपर काम किया। उसके बाद मैंने जो है वो शोबिज़ को बहुत ज़्यादा मैंने करीब से देखा। तो ये तमाम चीज़ों ने मुझे ये चीज़ों पे एक्सपर्टी दे दी कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरा जो थॉट ऑफ जो देखने का है वो इनसे डिफरेंट है। तो यूएई इज़ वेरी बेस्ट प्लेस ऑल द वर्ल्ड
क्योंकि ये जो है यहाँ पर फ्रीडम है, यहाँ पे हमने अपने मिशन अम्बिशंस अपने ड्रीम्स को अचीव होते देखा। तो मैं इनका थैंक्स करता हूँ, यूएई का भी स्पेशल, और पाकिस्तान और यूएई की दोस्ती को भी मैं खराज तहसीन जी। बहुत ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का टाइम भी हो रहा है। मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त आज के मेरे गेस्ट हैं। प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। एक तरफ मेरे लेजेंड, मेरे मेंटोर बैठे हैं, और दूसरी तरफ सहाफ़त से जुड़ा एक बहुत बड़ा सुतून। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बड़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, वापस आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले बताया था, आज के गेस्ट मेरे साथ फरमान हैदर साहब हैं, अबू धाबी से तशरीफ़ लाए, और एक सहाफ़त से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ अंसर अकरम साहब हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो वीज़ाज़ के हवाले से मैंने शुरू में बताया था कि यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस मैं कहूँगा कि बहुत सारी सहूलियात दी हैं, जिनमें से एक वीज़ा का इजरा भी है, जिसमें गोल्डन वीज़ा है, ग्रीन वीज़ा है, फ्री लांसर वीज़ा है, और उसके साथ साथ जो विज़िट वीज़ा पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि फरमान साहब ने हमें बताया था कि इनकी बेटी ने माशाल्लाह से गोल्डन वीज़ा इनको मिला है, उनकी बेटी को। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगा कि गोल्डन वीज़ा के प्रोसीजर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि तरीक़ाकार क्या है और उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। ठीक है, गोल्डन वीज़ा जो है वो दे रहे हैं उन स्टूडेंट को जो क्रीम स्टूडेंट हैं जी। डॉक्टर को दे रहे हैं ये लोग, पैरामेडिकल स्टाफ को दे रहे हैं, साइंटिस्ट को दे रहे हैं, राइटर को दे रहे हैं, और देना चाहिए जी, क्योंकि इन्होंने खिदमत है इस इमारात के अंदर। लॉक अभी जो कोरोना है, कोरोना की वजह से काफ़ी लोग जो हैं डिस्टर्ब थे जी जी, तो इनको अप्रिशिएट करने का एक तरीका है जी। तो हमारी बेटी को भी 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया। मैं यूएई गवर्नमेंट का थैंक अदा करता हूँ कि हमारी बेटी का उन्होंने कदर किया है जी। जो बच्चे होते हैं, और ऐसा ये होना ही चाहिए जिस मुल्क में भी इन्होंने इस तरह का एडवांटेज दिया लोगों के लिए जी। और दूसरा ग्रीन वीज़ा के बारे में है कि जो 5 साल के ग्रीन वीज़ा दे रहे हैं वो लोग, और उनके जो बच्चे हैं, यानी कि जैसे आज के 18 साल में वीज़ा होता है, अब वो 25 ईयर तक रह सकते हैं जी जी जी, 25 साल तक रह सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि गोल्डन वीज़ा का थोड़ा सा मजीद आप एक्सप्लेन करें कि प्रोसीजर फ्रॉम ए टू जेड अगर हम इन शॉर्ट बता दें ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए। प्रोसीजर ये है कि गोल्डन वीज़ा के लिए आपको आईसीए में अप्लाई करना पड़ेगा आपको जी। अप्लाई करने के बाद वहाँ से अप्रूवल आएगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपनी डिग्री दिखाइए, डिग्री भेजिए, अटेस्ट किया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी मास्टर डिग्री जो दिखाइए। और वो लेकिन 2020 में नॉट टू बी 2020 से कानून लागू हुआ है ठीक है, जनवरी, जिसने भी 2020 में जनवरी में डिग्री लिया है, मास्टर किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, उसको भी वो देंगे वीज़ा 10 साल का। प्रोसेस यही है कि आईसीए के फॉर्म में वेबसाइट पे आप अप्लाई कीजिए जी, क्लिक कीजिए, अपने टॉम डॉक्यूमेंट लोड कीजिए, वहाँ के हफ्ता 10 दिन में अप्रूवल आता है जी कि गो हेड ठीक है, यानी कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का यही है कि आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट जी इनको दिखाइए, टॉम डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, फिर वो आपको अप्रूवल देंगे कि जाके अपने वीज़ा लगवाइए। ठीक है, मेरे पास एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? ऐसे मोहम्मद बोरो अल्लादा से। कैसे हैं आप? प्रोग्राम देख रहा था और फरमान साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था जी। तो ऐसे लोग तो हमारे बहैसियत पाकिस्तानी होने हमारे लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है कि ऐसे लोग जो है वो यहाँ पे इतने अरसे से लॉन्ग अरसे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी जो जैसे इन्होंने बताया कि इतनी अहम शख्सियात के साथ इन्होंने काम किया, और फिर एक्चुअली इनकी पहचान जो इनकी काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अपने काम के साथ जब मुखलिस होंगे तो उनका नाम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हैंड्स ऑफ। और बड़ी खुशी हुई फरमान साहब की बातें सुन के, और मैं चाहूंगा कि ये हमारे जाते जाते लोगों को एक ऐसा पैगाम था कि जो कि न्यू आने वाले हैं इस फील्ड में, और उनको कैसे आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो जल्दबाजी में फेक न्यूज पे सोशल मीडिया पे ज्यादातर ये चीज रुझान आ रहा है। तो इस बारे में ये जरा रोशनी डालें इस पे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, और रूल्स को फॉलो करते हुए मुल्क को कैसे नेकनामी की तरफ लेके जाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त आपका पॉइंट है। मैं फरमान साहब से आपकी कॉल के बाद इस पर डिस्कशन जारी रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। वही चीज़ है कि सबसे पहले कि हमारे यूथ के लिए मैं चाह रहा था कि हम लोग वीज़ा को कवर कर दें, कि वीज़ा का आपने जिससे बता दिया कि आईसीए से अप्लाई करना पड़ेगा, अप्रूवल आएगा 2 स्टेप में जी, और लास्ट स्टेज में आएगा अब आपको 10 साल का आईडी कार्ड बनाइए जी, उनको आपको इंश्योरेंस 10 साल के बना के देंगे, और 4-4.5 हज़ार दरम इसकी फीस है। इसका कोई स्पेसिफिक मेरिट रखा गया है जहाँ पे जो कोई लिमिटेशंस या कोई रिस्ट्रिक्शंस अब भी हैं? गुड स्टूडेंट्स, हाँ गुड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट में जो अच्छे, जैसे हमारी बेटी ने टॉप किया ए लेवल से,
जी। और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उसने फ्री जी। यहाँ के अखबार में, तमाम यूई के अखबार में तस्वीर छपी। ठीक है। इन्होंने कॉल करके इसको एडमिशन दिया, फ्री एजुकेशन दिया, मास्टर कर लिया उसने। उसके बाद उन्होंने ऑफर दिया कि आप वीज़ा ले लीजिए। जी, बहुत खुश आइन बात है जी, बिल्कुल, और फ़ख्र है मुझे। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन आपके सामने बिल्कुल एक ज़िंदा मिसाल, जैसे हमने लाइव एग्जांपल जिसे कहते हैं, बता दी कि सर की बेटी ने माशाल्लाह से गोल्डन वीज़ा ले लिया है। क्या प्रोसीजर थे इन शॉर्ट उन्होंने बता भी दिया है। जो भी हमारे लेजेंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनको हम लोग कहेंगे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई हैज़ल नहीं, हैज़ल फ्री प्रोसेस से अप्लाई कीजिए और इंशाल्लाह अगर गोल्डन वीज़ा के आप हकदार होते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके कैरियर में ये एडिशनल पॉइंट हो सकता है। अंसर साहब आपके पास में ये वीज़ा का जो मज़ीद उन्होंने उसमें माशाल्लाह से हमें दे रहे हैं सहूलियात देने की इन्होंने कोशिश की है गवर्नमेंट की तरफ से। ग्रीन वीज़ाज़ और फ्रीलांसर वीज़ाज़ कितने हेल्पफुल हो सकते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए यहाँ पे रहते हैं? सर कोविड के बाद जो है वो टोटल सिनेरियो चेंज हो गया जी। और एक तो कोविड ने पकड़ के दुनिया को एक चेंज दिया जी, जहाँ पर बहुत सारी आफत हुई है, जहाँ पे लोग बहुत पीछे गिरे, बैकवर्ड हुए हैं, वहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी को भी समझा और आपने ऑनलाइन सेटअप को भी समझा। तो प्लस और माइनस पॉइंट तो होते हैं बिल्कुल ऐसे। और दूसरी जो सबसे मेन है कि यहाँ पर एक्सपो भी होने जा रही है, तो ये डिमांड है पूरी दुनिया की और जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी देर से हो रही हैं कि अगर यहाँ पर देखें, यहाँ माशाल्लाह 2000 से ज़ायद कंट्रीज़ के लोग यहाँ मुकीम हैं और नेशनलिटीज़ हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग जिनके बिज़नेस हैं यहाँ पे। तो लोगों को क्योंकि जो हालात हैं, जो महंगाई का तनासब देखते हैं वो हर मुल्क में ज़्यादा कम होता है, तो उस हिसाब से लोगों की सैलरीज बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले छुप छुपा के भी काम करते थे और पकड़े जाते थे तो बहुत ज़्यादा उनको फाइन्स होते थे या इस तरह की चीज़ें थी। इन्होंने ये जो फ्रीलांस वीज़ा और ये जो दूसरा वीज़ा जो है ग्रीन वीज़ास वगैरह शुरू करके ये यूँ समझें कि इन्होंने अपनी ही मुआशी स्ट्रक्चर को मजबूत किया। जितना लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उतना ही इनका मुआशी स्ट्रक्चर भी ठीक होगा और वो अपने मुल्क जो भी कंट्रीज में लोग रहते हैं उनका भी मुआशी स्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो ये अच्छा साइन है। फ्रीलांस देखें जी, पहले लोग वीज़ा खरीद लेते थे, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि वीज़ा क्या होता है, क्योंकि वो यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। लेकिन वो बेचारे फ्रीलांस कर रहे होते हैं, वो उनको यही डर रहता था कि यार कहीं हम पकड़े जाते हैं तो हमें 50,000 का फ़ाइन है, या हमारी कंपनी भी बहुत ज़्यादा जहाँ से वीज़ा लिया होता तो वो भी सख्ती से पेश आती थी। ये गवर्नमेंट ने जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सिखाती हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है फ्रीलांस वीज़ा का कि आप अपनी ही फील्ड में जो आपके पास एक्सपर्टीज है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी अहम है, ये कि यहाँ पर आपको पता है कि मैंने अभी बात की है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं, तो यहाँ पर जो जॉब्स का है वो लाइक डिसलाइक भी होता है और परफॉर्मेंसेस में भी होता है। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी कबाहतें हैं, मैंने बहुत करीब से सब चीज़ें देखी हुई हैं। मेरा भी 12 साल का एक्सपीरियंस है यूएई का और मैंने भी वो जॉब प्रोसेस देखे हुए हैं कि लोग किस तरह से जाते हैं और जॉब ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है ना कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मेरी जब बेबसी हो जाती है, मुझे जॉब नहीं मिलती, तो मैं फिर जाकर कोई ना कोई फोरमैन की जॉब ले लेता हूँ या जो सेल्स की जॉब ले लेता हूँ, तो उसमें मेरी एक्सपर्टी नहीं होती, तो मुझे बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर मैं फ्रीलांस वीज़ा लेता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज और अपने नॉलेज की वजह से एक तो मैं कंफर्टेबल जोन में काम कर सकता हूँ और दूसरा मैं अपने फैमिली, अपने घर वालों को बेहतर तरीके से उनकी कफालत कर सकता हूँ। तो ये मैं यूएई को बड़ा खराज तस्लीम देना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी अमेजिंग कि उन्होंने ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ और जो इंसानियत का जो बेहतरीन एक सबक भी है कि आप लोगों के लिए उनकी मदद की जाए और उनके मिजाज के हिसाब से उनको वीज़ा देखिए यूएई ने तो हर मौका पे सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि जितनी भी नेशनलिटीज़ यहाँ पे बस रही हैं सबको फैसिलिटेट किया है, उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तानियों का हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने जो सहूलत हमें दे दी है तो उसका भी ख्याल रखा जाए ताकि पाकिस्तान की बदनामी भी ना हो। सहूलतें हमारे लिए है ना, बिल्कुल तो हमारा भी ये बहसीत है पाकिस्तानी और ज़िम्मेदार शहरी और अपने मुल्क के हवाले से अगर देखें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस जो सहूलत हमें दी गई है तो उसका वो इस्तेमाल किया जाए जिसके वो हकदार हैं और
उसी हिसाब से उसका ख्याल भी रखा जाए। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी यासर, वेरी गुड। आपकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप समझते हैं कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा यासर, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सहाफ़त की वजह से मुझे एक तो पहला मेरा टर्न्योर जो है वो प्रदेश का है, आपका रंग जो है प्रदेशा दे रंग, क्योंकि हम एज ए ओवरसीज़ परदेसी, हमारे अंदर एक आम आदमी के अंदर भी इतने जज्बात हैं, लेकिन मैं एक सहाफ़त की वजह से मुझे ज़्यादा लोगों के करीब जाना पड़ा। तो आप यकीन करें कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मसाइल देखे हैं लोगों के, और स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए। तो मुझे अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक भी है वो हमारे जो किस तरह से पॉलिसीज़ होनी चाहिए ओवरसीज़ के लिए, क्या होना चाहिए, ये बहुत कुछ चेंज होने के लिए। देखिए अभी तक दावे हो रहे हैं जो भी 75 ईयर्स हैं, और हमारा मेरे ख्याल में अभी तक वो चीज़ें चलती आ रही हैं, और हर दौर में हमने ये सुना है कि आपको हम जो ग्रीन पासवर्ड है उसकी इज्जत देंगे। तो अभी तक तो हम वहीं स्टिल हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं इसी को अभी कंटिन्यू भी कर रहा हूँ कि जैसे कि हम लोगों, मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि VVIP प्रोटोकॉल की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। मैं कह रहा हूँ कि पिछली हुकूमतें या आपकी हुकूमतों को एक साइड पे रखते हो हम इस बात पे देख रहे हैं कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कंसिडर कर लिया गया है। सर आप बताइए, पिछले 40 साल में आपने कभी ऐसा सुना है कि, मतलब होने को तो बात ये बात है, ऐसा आपने सुना है कि पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है ज़र मुबादला जितना मर्जी भेज दें कंसिडर नहीं हो रहे, आप अपने मुल्क के लिए जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो नहीं कंसिडर हो रही, लेकिन अब मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जाके सिर्फ बातों की हद तक ही सही लेकिन कंसिडर हुए। मेरे पास एक कॉल है, फिर मैं आपसे इसका आंसर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम रिजवान है और मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। रिजवान साहब शारजा से बात कर रहे हैं। जी सर। सबसे पहले तो K2 TV का शुक्रिया जो हमेशा इतने खूबसूरत टॉपिक को लेकर आता है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रिज का किरदार अदा करता है जी, लोगों को रहनुमाई मिलती है इससे जी। तो आपके जितने मेहमान बैठे इन सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो लेटेस्ट जो इन्होंने वीज़ा पॉलिसीज निकाली है उस हवाले से तो मैं चाहता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, कुछ यहाँ पर हैं, जो जिनके रिलेटिव्स पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई मजीद की जाए ताकि वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आकर अपना रोजगार तलाश कर सके और अपनी फैमिलीज के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। उस हवाले से थोड़ा ज़रा बिल्कुल मैं डिस्कशन में जारी रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब कॉल करने के लिए। मैं आपके इस पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आंसर भाई आपसे चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे थोड़ी सी सर आपका मैं क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी था कि जैसा कि रिजवान साहब ने बताया कि जो आने वाले हैं, मैं अक्सर प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ, आने वाले हैं उनके लिए अब सिचुएशन कितनी फ्रूटफुल है आगे अगर वो जॉब सर्च करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल सही। जैसे आपने देखा है कि कोविड के बाद बहुत सारी, मैंने पहले भी कहा कि चेंजिंग आई हैं जी, तो लाजम है कि ये चीज़ें भी मुतासर हैं जी। और अभी जो इन्होंने अभी जो स्टार्ट किया, देखें जब इन्होंने फ़्लाइट्स वगैरह बंद की थी और उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनको किस तरह से खोला जाए और किस तरह से वो लोग जो प्रायोरिटीज़ की बात है ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरी भी फैमिली पाकिस्तान में होल्ड थी वहाँ पे, तो मेरे भी वीज़ा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, मैंने भी स्पॉन्सर वीज़ा दिया हुआ था, तो सिर्फ इस वजह से मैं वो 2 माह भी जैसे होते एक्सपायरी डेट्स आ जाती हैं, बड़ी नेयर थी। लेकिन इनका जो मुझे एक स्टाइल पसंद आया कि इन्होंने प्रायोरिटीज़ को प्रेफर किया। वो क्या था, अगर जॉब वाले बंदे जिनको वहाँ पे कई लोग जिनका बिजनेस है, जिनके बिजनेस है, उन्होंने मिलियंस दिरहम का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो अगर पीछे रह जाते और दूसरे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते तो ये एक बहुत बड़ा जो है मसला क्रिएट हो जाता। इन्होंने जिस तरह से ये चीज़ों को हैंडल किया है कि फर्स्ट जो थे वीज़ा होल्डर्स थे उनको इन्होंने यानी स्टेप बाय स्टेप और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो वीज़ा भी ओपन है और बड़ा स्मूथ ऑपरेशन और फील भी नहीं हुआ कि आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि वहाँ पे किसी को हाँ जी बिल्कुल हम लोग सुकून से यहाँ। अच्छा, इन्होंने ज़बरदस्त जो चीज़ की वो ये की कि जिनके वीज़ाज वगैरह जो थे वो उन्होंने एक्सटेंड ऑलरेडी दिसंबर तक कर दिए थे, ठीक है। जिनके वीज़ा पेस्ट थे, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंसी वीज़ा थे, बाकी जो वीज़ा दूसरे थे उन्होंने उस तमाम चीज़ों को भी अब लाइन अप किया हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ है। यही बात हम लोग कर रहे हैं कि यूएई गवर्नमेंट की, यूएई लीडरशिप की कौन कौन सी आसानियों को हम लोग गिने, हम कहेंगे कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटवाएंगे, यानी हम लोग इनकी कितनी तारीफ करें कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त स्मूथली काम किया है।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मैं आपके पास था कि 40 साल बहुत बड़ा अरसा है, ज़िंदगी का तकरीबन एक कीमती हिस्सा आपने यहाँ गुजार दिया। मेरा सवाल था कि 40 साल में ओवरसीज़ कम्युनिटी कितनी पसमानगी का शिकार रही, और फिर मैं अपने अगले VVIP प्रोटोकॉल की तरफ आता हूँ। जी देखिए, ओवरसीज़ के काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग को समझ नहीं है, जी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि ओवरसीज़ करती क्या है। ठीक है, ओवरसीज का मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ मतलब कमा रहे हैं और पाकिस्तान भेज रहे हैं, हमारा पाकिस्तान चल रहा है। जी हकीकत इमरान खान ने बहुत तारीफ की है जी जी कि हम पाकिस्तान को हमको ओवरसीज से सपोर्ट हासिल है। जी मिलियन दरम या बिलियन दरम जो भी होता है पाकिस्तान भेज रहा है। जी मैं खुद इससे यानी कि हमें खुश आइन बात है कि मैं पाकिस्तान गया, मैं अपने साथ TV, VCR, वॉशिंग मशीन जो भी होता है एक्सेसरी लेके गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी लगेगी ड्यूटी 1 लाख समथिंग बताया। हमने कहा मैंने पैसे भेजे, रिमिटेंस दिखाइए। मेरे पास गोल्ड कार्ड भी था, सिल्वर कार्ड भी था, सब दिखाया, उन्होंने मेरा सब फ्री कर दिया। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है? यस, आपको फ्री लेके गए? यस, माशाल्लाह, ये पहली एग्जांपल है यस जो कि मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने OPF जो मेंबरशिप कार्ड है उस पे आपने चीजें लेके गए। यस जी, तो इसका मतलब ये है कि सब कैपेबल है, लोग इसको अवेल नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ पे एयरपोर्ट पे लोग इसको कंसिडर ही ना करें कि OPF कार्ड है, हमें नहीं पता क्या चीज़ है, किस तरह से टाल देते हैं, तो फिर वहाँ हमारी अपनी नाअहली है कि हम लोग उनको इस बात को बावर करवाना चाहिए कि नहीं, इसकी सहूलतें हैं। बिल्कुल है, 100% है। अच्छा, मुशर्रफ साहब का दौर चल रहा है। एक कॉल पाकिस्तान से आ रही है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, दिलावर बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जी दिलावर एबटाबाद पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। जी 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 सर, क्या कहना चाहेंगे? बस ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, परदेसियों दे रंग, मतलब है जो हमारे जो बाहर मुल्क में रह रहे हैं बहुत मतलब खुश हो रहे हैं देख रहे प्रोग्राम को। जी, और अभी भाई भी बात देख रहे हैं ना रंगेला। अच्छा जी, प्रोग्राम के हवाले से कोई बात या पाकिस्तान के हवाले से कोई बात अगर करना चाह रहे हैं तो प्लीज़। बस यही बात करेंगे तो अपना ख्याल रखें, मतलब कोरोना भी जो फैला हुआ है जी इसके बारे में मतलब मास्क पहन कर रखें। जी बिल्कुल, और अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट सा मैसेज था, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है आपका। ख्याल रखना चाहिए सबको, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में भी रखे। जी सर, हम लोग बात कर रहे थे कि रेमिटेंस। जी रेमिटेंस देखिए भेजना चाहिए पैसा। पहले हम भेजते थे, हुंडी भेजते थे जी, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होता था, ब्लैक मनी थी। जब से मुशर्रफ साहब ने आकर के प्रेशर डाला कि आप इसने पैसा भेजिए रेमिटेंस, उस वक्त से मैं 40 साल से पैसे पाकिस्तान भेज रहा हूँ। मैंने मकान बनाया तो उन्होंने मुझसे पूछा एयरपोर्ट पे कि आपने ये पैसे यहाँ क्यों भेजे। जी ये भी प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी, ये पैसे कहाँ से लाए आपने जी, सोर्स ऑफ इनकम क्या था। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, सब है, मेरी फैमिली है, आना जाना लगा रहता है, तो मैं अपने मुल्क की खिदमत की भेज रहा हूँ। जी, तो उन्होंने सब कस्टमर सब आ गए, हमको सलूट किए मुझे यहाँ के कि यार आप तो बहुत ग्रेट आदमी है, हम तो यहाँ लोगों को लूट रहे हैं। बड़ी बात है सर, आपको सलूट किया है। वैसे लोगों को वहाँ पे जैसे कह रहे हैं लूटा जाता है। 100%, क्योंकि मैं खुद जी हुआ है। अच्छा, मेरे बच्चे मेरी बेगम साथ खड़ी हैं कि क्या हो गया। हमने कहा देखो जितना सामान है सब फ्री कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो हमें खुशी हुई और मैंने आगे सबको कहा कि भाई पैसा रेमिटेंस में जो इमरान खान से मेरी खुद ब खुद रूबरू मुलाकात हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि फरमान वाकई पैसा लोग भेज रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है और ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट रिसेंटली, अभी मेरे ख्याल में 2 हफ्ते भी नहीं हुए, हमारे खान साहब का ये बयान है उनका कि हम लोग VVIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सोच रहे हैं, इस बात को मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। एक बड़ा ही खुशाइंद ये इकदाम होगा अगर ये हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ की जितने भी पिछले 40 सालों की, मैं 40 साल की बात करूँ कि जो उनकी जो गैप्स थे, जो दूरियाँ थी, जो खदशात थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। और हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वो प्रोटोकॉल, अगर मैं कहता हूँ कि VVIP में पिछले प्रोग्राम में कहता हूँ VVPI ना दें, हम सिर्फ हमें कंसिडर कर दें कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और इनका जो भी वहाँ से रेमिटेंस भेज रहे हैं उसकी वैल्यू है पाकिस्तान की तरक्की में। तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं है। अंसर साहब, आप भी थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाइए कि माली मराद का भी कह रहे हैं, गैर माली मराद भी हो रही हैं। अगर VVIP प्रोटोकॉल दिया जाता है या अप्रूवल हो जाती है सारी प्रोसेस की, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बदल जाएगी? सर, पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है, जो फरमान भाई की बात कर रहे थे, $22 बिलियन का था जी। उसके बाद अब 28-29 बिलियन डॉलर्स तक चला गया है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है ओवरसीज़ की। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है ओवरसीज़। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस रीढ़ की हड्डी की कभी भी किसी भी दौर में कदर नहीं हुई है। आप उठा लें कोविड का सबसे बुरा पैच उठा लें, इसमें ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा पिसा।
बिल्कुल ऐसा। कभी हवाबाज जो उनके मिनिस्टर हैं वो कोई बयान दे देते हैं, कभी ये इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर। बिल्कुल ऐसे सहाफ़ी हम ज़्यादा एनालिसिस इस बात पे करते हैं कि हमें पता होता है कि सूरत-ए-हाल क्या चल रही है, क्योंकि आम आदमी को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो न्यूज़ों तक होता है, उसको जब वो पॉलिसीज़ बनेंगी तब की बात है, हमें ब्रीफ होता है कि यार ये क्या चीज़ है। अब एक वो ओवरसीज़ हैं जिनके लिए आप रीढ़ की हड्डी बोल रहे हैं, दूसरा अभी तक आपके 3 या 3.5 साल के टेन्योर में उसका वो बना ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि अब आप ये गारंटी दे सकते हैं कि ये बनेगा और उस पे इम्प्लीमेंट होगा? ठीक है, और वो भी आपकी आखिरी टेन्योर में। सर चीज़ें क्या होती हैं कि कोई भी हुकूमत आई है, ओवरसीज़ पे हमेशा, जैसे इन्होंने कहा कि मैं OPF कार्ड भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, फैमिली मसाइल हैं। पाकिस्तान में आप चले जाते हैं, वहाँ पे वो तो जो है वो शुक्र अदा करते हैं एयरपोर्ट के जो मुलाजमीन हैं कि ये आए हैं, कुछ परफ्यूम मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। VIP इस कल्चर इस बहुत दूर की बात है। सर इमरान खान साहब कहते तो कर सकते हैं ना कि मैंने अप्रूव कर दिया है, क्यों ये कहा गया है कि हमें मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, हो जाएगा? क्यों नहीं ये कहा गया कि हमने ओवरसीज के लिए कर चुके हैं या ये 1 2 3 हो चुके हैं? सर देखें, जब आपका इतना बिलीव होना चाहिए कि ओवरसीज के ऊपर, तो मेरे ख्याल में आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसको फाइनलाइज करके उसके ऊपर काम करके उसके बाद ब्रीफ करें, उसके बाद अनाउंस करें कि हमारे ये जो है ये हमने जो ओवरसीज के लिए ये हमने पोर्टल बना दिया, ओवरसीज के लिए हमने ये जो जगह है ये हमने बना दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ ओवरसीज आए और अपने मसाइल जो भी हैं उनके वो हल होंगे। आप अगर एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपका ये जो है ना ये बोर्डिंग एरिया है, ये आपका जो आपने चीज़ें लेकर आ रहे हैं वहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सर ये तो यूँ समझे कि अभी एक होप है, कहीं ना कहीं लॉलीपॉप हो के बाद में यू टर्न ना हो जाए, लेकिन हम लोग इसका फॉलोअप ज़रूर करते रहेंगे। साफ़ी बरादरी हम लोग इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि अगर खान साहब ने ये बात कह दी है तो हम उसका पीछे करें, इसकी बात को फॉलोअप करें, और ताकि जाके कहीं ना कहीं एंड पे अगर पूरे हमें वो कल्चर नहीं भी मिल रहा तो कहीं ना कहीं जिसके हम हकदार हैं वो मिलना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जी। अभी आप मुझे बताएं कि उन जो ओवरसीज़ वाले हैं जो बेचारे वहाँ पे फंस गए पाकिस्तान में जी, उनका क्या कसूर है कि वो 2,500 रुपये की टिकट लेके आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा उनका कसूर, एक तो वो फंसे वहाँ पे, एक दूसरा उनके वो आप बताएं कि 6 माह एक बंदा जो एक करंट अपनी जॉब पर होता है और वो पूरे अपने घर वालों को कफालत कर रहा होता है, वो स्ट्रक है 3-4 माह से वहाँ पे, तो उसका मुआशी सेटअप वो रहता है। अब ये डिस्टर्ब हो गया कुछ, अच्छा डिस्टर्ब हो गया। अब आपकी एक एज ए रियासत के हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप इतनी उनको दे दें आप सहूलतें
जी नाज़रीन, वापस आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले सर प्रोटेक्टर पे हम लोग बात कर रहे थे। मुझे आज प्रोटेक्टर की अफादियत के बारे में आप बताइए। 40 साल से माशाल्लाह आप हैं, तो क्या जी अभी लॉकडाउन में काफ़ी मजदूर गिर गए, मर गए, चले गए यहाँ से। उनके जो लवाकिन ने हमसे रब्ता किया, क्योंकि मैं खुद डेड बॉडी भेजी। मैंने एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम भी किया। एक पेशेंट गिर गया था, वो मजदूर तीसरी मंजिल से हड्डी टूट गई, बैक जो। तो मैंने शेख मोहम्मद से कह के, दुबई काउंसलर से कह के मैंने एयर एम्बुलेंस के भिजवाया। अच्छा, बिल्कुल। शेख मोहम्मद को मैं दाद देता हूँ जी। शेख मोहम्मद राशिद ने जी बहुत किया, बहुत कोऑपरेट किया। ठीक है, ही इज अ ग्रेट पर्सन जी इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। यस, मैं क्यों कहता हूँ, शुरू में कहा था कि ये मुल्क जन्नत है। जी जी, इसको जन्नत को अवेल करो। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो बंदा वहाँ पहुँच गया, तो यहाँ की गवर्नमेंट से हमने बात करके इनके तमाम हुकूक, यानी कि 2 लाख 3 लाख दरहम का चेक बना करके हमने उनके लवाकिन को भेजा। ये है प्रोटेक्टर का फायदा। ये ओपीएफ की आप बात कर रहे हैं कि ओपीएफ ने 2-3 लाख का चेक बना के इसके लवाहिकीन को दिया। क्यों? क्योंकि ओपीएफ ने प्रोटेक्टर करवाया था बंदे ने। अच्छा, उस पासपोर्ट कॉपी को दिखाया कि बंदे ने प्रोटेक्ट कराया, तो इसकी प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हम अपने हक के लिए उस जगह तक पहुंचते नहीं है, प्रॉपर हमारी अप्रोच नहीं है। हकीकत ओपीएफ एग्जिस्ट करती है, प्रोटेक्टर की अफादियत है, सिर्फ नहीं है तो हमें अवेयरनेस नहीं है। तो इस बात की अवेयरनेस हम अपने जो ओवरसीज कम्युनिटी को किस तरह से दिला सकते हैं, कैसे हो सकता है? मालूमात करें, एम्बेसी ट्रैवलिंग करना है, एम्बेसी से बात करें। अगर आप फॉर गुड जा रहे हैं, क्लियरेंस लेना आपको, अब एम्बेसी से लीजिए। एम्बेसी बताएंगे आपको एम्बेसी किस लिए करती है। एम्बेसी हमारा घर है। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। सर ओपीएफ के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही है, वाइंड अप कर दें ओपीएफ को। जी, जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त, अगर इनको अवेयरनेस, जो इन्होंने बात किया, अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अवेयरनेस देने का थोड़ा सा तरीका जो है बड़ा डिले में होता है, लेट होता है। अभी ये लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि कॉन्सुलेट में एप्स जो है वो लॉन्च हो रही हैं। एक कॉलिंग सेंटर वेरी गुड इनिशिएटिव है, और एक जो ऐप है जो मैनुअल से मॉडरेट होके ऐप में कन्वर्ट हो गया जी। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा अभी भी हमारे लिए ओवरसीज में ये है कि हमारा जो ज़्यादा जो सेक्टर है वो लेबर्स का है। ठीक है, तो जो लेबर वाले, क्योंकि मिसाइल तो लेबर्स के होते हैं, जो साहिब हैसियत या वाइट कलर वो तो समझ जाते हैं, या जो उनको पता है। प्रॉब्लम उनके लिए आ रहा है, ये मिसाइल उनके लिए होते हैं जो लेबर तबका होता है, जिनमें अवेयरनेस नहीं होती। आप एक अनपढ़ बंदा जो 700-800 पे लेबर कर रहा है, वो कब जाके उसे ओपीएफ की अफादियत का पता चलेगा? तो ओपीएफ की अफादियत हमें वहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट बैठे बैठे, कराची एयरपोर्ट पे क्यों नहीं बताई जाती? यही बात है सर। देखिए मेरी बात सुने, ये ओवरसीज के जब मिनिस्टर बने जुल्फी बुखारी साहब, तब वो पहला उनका विजिट था, 9 माह का उनका जो टेन्योर था तब हुआ था। तो मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था, प्रोटेक्टर की बात है और ओपीएफ की जो अफादियत है और उसके जो बेनिफिट हैं कि किस तरह से दिए जाते हैं। तो तब भी वो कह रहे थे कि जी हम पोर्टल बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई सर। बात ये है कि हमें सबसे ज़्यादा डिवैल्यूज लेबर्स की तरफ से होती है जी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने किस तरह से उसको डिलीवर करना है। हमारा कभी आपने देखा है कि सफर किस तरह से होता है? हमने शलवार कमीज पहनी होती है, नीचे चावला का चप्पल पहना होता है, तो बैग हमने लिया तो ये दिस इज वेरी बैड इम्पैक्ट। पूरी दुनिया में हमारा तासुर जो है बहुत गलत जाता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई भी हो, खान साहब की हो या उससे पहले जो थे, उन्होंने तो पता नहीं किया कि नहीं किया। खान साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि ये एक पॉलिसी बनाएं कि जहां पे जिस तरह से आपने फॉर एग्जांपल कभी दूसरे मुल्क जाना होता तो उसकी ट्रेनिंग नहीं होती जी। आपने चाइना ही जाना हो, कोरिया जाना हो तो उसकी ट्रेनिंग होती है, करवा के भेजते। तो जब ये वीज़ा प्रोसेस चल रहा होता है, जब किसी ने ओवरसीज के लिए यानी किसी दूसरे मुल्क जाना है, तो इसके कोई ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जहां पे ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए कि आपका ड्रेसअप क्या होना चाहिए, आपका चलने का ये ढंग किस तरह से होना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना। ये चीज़ें बहुत हमारी बहुत बैक पे। फरमान साहब, आप सर कुछ ऐड करना चाहेंगे कि क्या पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट को अगर वो इतना ज़्यादा मुखलिस ओवरसीज़ के लिए, तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो कि मतलब ट्रेनिंग से, जैसे उन्होंने बात की है, एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़, एयरपोर्ट पे अवेयरनेस, एयरपोर्ट के पास काउंटर होना चाहिए जी। बगैर काउंटर बना होता है जी। लोग जब निकलते हैं ना तो वो काउंटर जाने की तरफ भागते हैं निकलने के लिए जी, वो अवेयर नहीं करते हैं। अच्छा, हमने देखा है स्टाफ है, जब मैं पहुंचता हूँ, मेरे अलावा अब जो 3 आते हैं, उन्होंने आके कार्ड दिखाया, सर प्लीज आइए जी, बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड है वहाँ पे। लेकिन
मालूमात होने चाहिए। ठीक है। लोग मतलब अनएजुकेटेड लोग जो वहाँ पहुँचते हैं उनको प्रॉब्लम आती है और फिर वो शो मचाते हैं। तो ये जो 3 घंटे का टाइम हमारे पास एयरपोर्ट वेटिंग लिस्ट में, अगर वेटिंग हॉल में हमें बिठा देते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर टीवी स्क्रीन पे लगा दी जाए, ट्रेनिंग मैनुअल बना दी जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती है। असल कोई आदमी वहाँ इंतजार करता नहीं है, सबको जल्दी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन सर 3 घंटे का तो हमें पाबंद बना देते हैं और कभी कभी फ्लाइट लेट हुई तो 5 घंटे भी इंतजार है, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा टाइम है, एक पूरा ट्रेनिंग कोर्स हम कवर कर सकते हैं। बी पेशेंट, यानी आपको सब्र करना है। इस मुल्क में है ना, हम लोग कतार लगाए हुए करते हैं, आप प्रदेश में है ना, बिल्कुल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हम लाइन में हम लोग दूसरे से आगे भी नहीं जाते कि नहीं हमें लाइन को शेर भी खड़ा हुआ है जी, वो भी आगे है, इसके पीछे गोरा है, वो भी वेट कर रहा है, हम पार्क में खड़े हुए वेट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, एक्सपो 2020 हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, एम्बेसीज हैं या कॉन्सुलेट हैं, अब तक हम लोग क्यों पीछे हैं? अब तक ना तो हमारी ओपनिंग का कुछ हमें पता चला है, सहाफ़ी बरादरी को दूर रखा गया, क्या वजूहत हैं? आंसर साहब आप बताइए। सर मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपो का जो आपके K2 TV के तवज्जुह से 35,000 स्क्वायर फीट का हमें एरिया दिया गया हुआ है और इसकी जो लागत थी वो $6 मिलियन तकरीबन थी, लेकिन अब 17-18 मिलियन डॉलर्स पे चलेगी हुई है। अच्छा। क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर बनाना है तो कुछ थोड़ा सा मॉडरेट बनाएं, अगर एक्सपो में पार्टिसिपेट करना है तो वो भी हो चुका है। लेकिन सर पिछले दिनों में एक वेलकम पार्टी थी बिजनेस काउंसिल की, वहाँ पर हमारे जो है वो उनको भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे अदीम साहब हैं कमर्शियल काउंसिलर साहब, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज़ ये हम प्रोमो चलाते हैं, आप ज़रा थोड़ा सा एक्सपो की जो है ना वो अवेयरनेस दे दें जी। तो टू लेट, एक तो फर्स्ट टू लेट। पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी कि अभी तक जो है बिजनेस काउंसिल के मेंबर से, बल्कि बोर्ड मेंबर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मैंने पूछा एक्सपो के बारे में कि आपके पास क्या डिलीवर हुआ अभी तक क्या स्ट्रेटजीज है? तो उन्होंने कहा कि हम जो हैंडल कर रहे हैं रिजवान साहब, उन्होंने अभी तक यही नहीं बताया कि ग्रैंड ओपनिंग में हम क्या करना है और हमारी इनविटेशन है कि नहीं है। ये अभी तक इनको ये चीज़ों का नहीं पता चल रहा है। आप किस तरह से जो आने वाले पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो इंटरनेशनल जो लोगों के साथ किस तरह से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, किस तरह से आप बताएंगे कि ये रूट जाता है एक्सपो को, यहाँ पर आपका एंट्री गेट है, ये हमारा स्टॉल है। ये देखिए वही प्रॉब्लम आ रही जो मैंने बोला कि एक लेबर क्लास बंदे को हमने अवेयरनेस ही नहीं दी कि आपने ये ड्रेसअप करना है और फिर आपने जाना है, तो लोग आपको उस वैल्यू से लें। तो जिस तरह से हमने इस तरह से, मैंने बहुत सारी यहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं, मैं जब उनको कवर करने जाता हूँ, आप बिलीव करें कि लोग स्टिकर लगा रहे होते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही सेम डे, और वो लोग जो है वो बैठे होते हैं और हमें देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान पवेलियन में ये स्टिकर लग रहे हैं। सर आप बताइएगा, ये एक्सपो 2020 एक पसे पर्दा एक बहुत ज़बरदस्त एक वाव चीज़ होने वाली है, जिसका इंतज़ार सिर्फ हमें इस मतलब एक छुपा के चीज़ रखी होती है जैसे, या ये हुकूमत की लापरवाही है या नाअहली है उन सारे इदारों की जो जिम्मेदार हैं कि अब तक इसको उन्होंने इसकी रुनमाई नहीं कर पाए? क्यों? उसकी वजह यह है कि हालात जो यहाँ जो कोरोना आ गया ना, उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ रुकवा दिया जी। गवर्नमेंट मान लीजिए कि आप लोग जाइए, क्योंकि हम लोग भी इनके साथ होते थे, एक्शन की मीटिंग लेट, लेकिन अब तो टाइम दे दी है सर, हर चीज रेडी है। अब ये इनका टाइम नहीं है, अब हम लोग लेट हैं। हाँ हम लोग लेट हो गए जी, हम लोग लेट हो गए। जब हमको देखिए अब 10 दिन भी मेरे ख्याल में कहूँ 10 दिन बचते हैं। हफ्ते हुआ है, प्रॉपर्टी शो हुआ है दुबई में, लॉन्चिंग किया उन्होंने। अच्छा, आज से वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टू लेट हो गए क्योंकि हमने पास वक्त नहीं है, और जब वक्त था तो उस वक्त यहाँ गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था। ठीक है, मेन थिंग कोरोना। आंसर साहब आप बताइएगा कि अभी अगर अब भी आजकल 2-4 दिनों में भी ये इसकी रुनमाई हो जाती है, हमें आपको एक्सेस दे दिया जाता है, तो अब क्या समझते हैं कि जो लोग आने वाले हैं बाकी पाकिस्तान से, बिजनेस पर्सन कम्युनिटी पूरी वर्ल्ड से जो आने वाले हैं, क्या वो उनके लिए इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान पेवेलियन को समझ भी पाएंगे या नहीं? डेफिनेट सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, एनी एग्जीबिशंस, एनी रोल जो गवर्नमेंट के बहुत करता है। अगर आप मीडिया को इत्माद में लेकर ये बात थोड़े से आप एक्सपो की ब्रीफिंग दें, उनको बताएं कि हमारा मैसेज क्या होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है वो 125 कंट्रीज मेरे ख्याल में पार्टिसिपेट कर रही है, नियर बाई 200 है, लेकिन पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है जो पवेलियन उनका भी है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तान की तरफ से भी, और यूएई का भी उनको वेलकम है। अगर हम आज
अगर आज अपने बिजनेसमैन को डिजिटल तरीके से उनको उनकी जो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज हम ना करवाएं तो ये हमारी नाअहली होगी। हम बिल्कुल इसमें समझे कि फेलियर हमारा कि हम अपने बिजनेस को, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चर को, अपने तमाम चीज़ों को दुनिया के साथ मुतारफ नहीं करवा रहे। तो ये हमारी हुकूमत का भी इसमें बहुत मेन रोल होना चाहिए। अभी से कर लें तो मतलब अब तक हम ये कह सकते हैं कि हमारे इदारों की नाअहली है कि अब तक पाकिस्तान का जो पेविलियन है उसको बिल्कुल बैक पे रखा हुआ है। जो चीज़ ज़रूरी थी उसके लिए ना तो सहाफ़ी बरादरी को इन्फॉर्मेशन दी गई है और ना बाकी जो बिजनेस पर्सन हैं उनको दी गई है। तो हम लोग बिल्कुल अभी उसमें बहुत पीछे हैं। बिल्कुल फरमान साहब, चूँकि टाइम मेरे पास ख़त्म हो रहा है सर, आप हमारे लेजेंड हैं, आप मेंटोर हैं हमारे, काफ़ी अरसे से माशाल्लाह से परदेश में ज़िंदगी आपने गुजार दी है। मैं चाह रहा हूँ कि आने वाली जो नई नस्ल हमारी जो परदेशों के ख्वाब देख रहे हैं या मजबूरन परदेश में ज़िंदगी उन्हें गुजारनी है, मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा मैसेज दें जो कि मेरी और आने वाले जितने भी हमारे यूथ है उनकी रहनुमाई कर सके। मेरा मैसेज ये है कि जिस मुल्क में जाए वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का रेस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, ठीक है, और अपने नीयत को, दिल को साफ रखें, ठीक है, मंजिल आपकी आसान हो जाएगी जी, और वक्त के ऊपर अपनी हर चीज़ को अदा करें, ठीक है। जैसे कहा गया है कि नमाज 5 वक्त के वक्त अदा करना है जी, तो हर चीज़ उसके ऊपर लगे। मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से भी अपने मुल्क को, वतन को कायम रखे, आमीन, और कानून की पालादस्ती ज़रूरी है बस। ठीक है सर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। आंसर भाई, आप भी मैसेज एक अपने गवर्नमेंट के लिए या यहाँ के लोगों के लिए जनरल मैसेज आप प्लीज़। बिल्कुल सही जी। मैं अपने पाकिस्तानी तमाम नेशन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप सफ़र करें ओवरसीज़ के लिए, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आप एक पाकिस्तानी, सिर्फ एक आम आदमी नहीं रहते, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। मैंने 12 साल की मुसाफत में बहुत सारे नशेब व फराज देखे और पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों से जो लोग, हमारी कम्युनिटी जो गलत इक़दाम कर देती है या किसी न किसी तरीके में वो उन रूल्स का, उस लॉ का ख्याल नहीं रखती, तो वो नहीं कहते कि शफीक ने ये गलत किया, वो कहते कि ये पाकिस्तानी है। तो आपका और हमारा सबका फ़र्ज़ है कि जब भी आप ओवरसीज़ यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाएँ, अपने तमाम जो हैं वो ज़िम्मेदारियाँ अपने कांधों पे रखें कि आप पाकिस्तानी हो, और पाकिस्तान के परचम को हमेशा बुलंद रखने के लिए इसकी एफर्ट करनी चाहिए। ज़बरदस्त, बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आंसर भाई आपका भी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद यकीनन होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है कि मेरे साथ मेरे बिल्कुल एक लेजेंड मेंटोर जिनको मैं कहूँगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई से इनसे OPF के मुतल्लिक सीखी हैं, यहाँ के प्रोटेक्टर्स की जो अफादी उन्होंने बता दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टिल हम लोग सीख रहे हैं। और इन्हीं जैसे हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो हमें, जिन्होंने परदेश देखे हैं, जिन्होंने परदेश की तकलीफ़ें देखी हैं, वो हमें सिखाते हैं। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद भी ये होता है कि हम लोग ऐसे लोगों के आपके साथ लेके आएँ, इनको बिठाएं अपने साथ, हमें जो सिखाएं, जो हमें परदेश में रहने के गुर सिखाएं, और अपनी गवर्नमेंट और अपनी जो भी हमारी मसरूफियात हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इनसे मतलब इश्यूज़ होते हैं, उनके बारे में हमें आगाही देते रहें। मैं फिर से सर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, सर भाई आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ स्पेशल टाइम निकालने के लिए। नाजरीन, अपने होस्ट यासिर सिद्दीक और मेरे दोनों मेहमानों को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।